अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सैफ से साफ कह दिया कि मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़ चुके हो। सैफ ने मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, रूबी याद करो, मैंने तुम्हें सिर्फ छोड़ा है, तलाक नहीं दिया। इसीलिए तुम अब भी मेरी बीवी हो। मान जाओ और घर वापस चलो। मैंने कहा, तुम्हारे जैसे खुर्दगर्ज आदमी के घर जाकर मैं क्या करूँगी? बच्चा तो तुमसे होगा नहीं। घर के काम के लिए तुम्हें बीवी चाहिए तो एक बीवी तुम्हारे पास है ही, फिर मेरी ज़रूरत क्या है? सैफ ने कहा, रूबी बरेली के एक बड़े पीर साहब के पास में गया था। उनकी दवा कभी बेअसर नहीं होती। मैं तुम्हें वहीं ले चलूँगा और देखना कि तुम उनकी एक बार की दवा से ही माँ बन जाओगी। मैंने कहा, अगर इतने ही बड़े पीर बाबा है तो अपनी नई नवेली बीवी को ले जाओ उनके पास और बच्चा ले लो। सैफ ने कहा, मेरी दूसरी बीवी पर पीर बाबा की दवा का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पीर बाबा का इलाज पहली बीवी पर ही कारगर होता है। तुम मेरी पहली बीवी हो, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, एक बार उनके पास चल लो। मैंने सैफ को साफ मना कर दिया और उसी वहीं छोड़कर अपने घर चली आई। गरीबी की वजह से 5 साल पहले 14 साल की उम्र में ही मेरी शादी सैफ से करा दी गई थी। वो अपने घर का इकलौता लड़का था और हैसियत में भी काफ़ी पैसे वाले परिवार से था। इसीलिए उसका रिश्ता आते ही मेरे घर वालों ने उससे मेरी शादी करा दी। लेकिन जब सैफ से मेरी कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने मुझे छोड़ दिया और उसने जिन्नत से दूसरी शादी कर ली। सैफ की दूसरी शादी के साल भर हो चुके थे। अब तब से वो अपने मायके में रह रही थी और मुझे यकीन था कि सैफ की दूसरी बीवी से भी उसका बच्चा नहीं होगा तो वो मुझे फिर से अपना लेगा। गौतम नगर में सैफ का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मुझे उसके घर की सारी खबरें आसानी से मिल जाती थी। सैफ की दूसरी शादी को अब 1 साल हो चुके थे और उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस बात को लेकर सैफ के साथ उसके घर वाले भी बहुत टेंशन में थे। सैफ के घर वालों को तो उनके सूने आंगन में खेलने वाले वारिस की ज़रूरत थी, लेकिन सैफ के लिए यह उसकी मर्दानगी का सवाल था। लोग कहने लगे थे कि सैफ नामर्द है, इसीलिए उसकी पहली बीवी से कोई बच्चा नहीं हुआ और अब दूसरी बीवी भी खाद पानी और बीज बिना बंजर हो चुकी है। यही वजह थी कि आज सैफ मुझसे मिला और उसने पीर बाबा के पास जाने से मुझसे चलने की गुजारिश की। लेकिन मैं सैफ की फितरत को खूब अच्छी तरह से जानती थी। आखिर मैं पूरे 5 साल उसकी बीवी बनकर उसके घर में रही हूँ, फिर भी वो मेरा ना हुआ। अगर उसकी दूसरी पहवाली बीवी जिन्नत के बच्चा हो गया होता तो वो मुझे पूछता भी नहीं। लेकिन मैं सैफ की फितरत को खूब अच्छी तरह जानती थी। आखिर मैं पूरे 5 साल उसकी बीवी बनकर उसके घर में रही, फिर भी वो मेरा ना हुआ। अगर उसकी दूसरी वाली बीवी जिन्नत को बच्चा हो गया होता तो वो मुझे पूछता भी नहीं। मैंने घर आकर सैफ वाली बात अपनी मम्मी को नहीं बताई, वरना वो सैफ की बात से राज़ी हो जाती, क्योंकि मेरा इस तरह मायके में रहना मेरी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे 2 भाई थे जिनकी शादियां हो चुकी थी। घर में मेरी दोनों भाभियां भी मुझे पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि मेरे घर में अपनी मर्जी की मालिक थी। मेरे दोनों भाइयां मुझसे बड़े थे, इसीलिए वो मुझे बहुत लेकर बहुत फिक्रमंद रहते। मेरे भाइयों की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मैं कहीं रिश्ता देकर मेरी दूसरी शादी करवा सके, इसीलिए वो भी चाहते थे कि मैं सैफ के पास चली जाऊं। यही वजह था कि मैं अपने सैफ वाली बात घर में किसी को नहीं बताई। 1 सप्ताह बीते थे कि एक दिन सैफ अपनी माँ के साथ मेरे घर आया और उसने मेरे घर वाले के सामने पीर बाबा के पास मुझे ले जाने वाली बात बता दी और बोला, मैं तो यही चाहता हूँ कि रूबी मेरे घर की बड़ी बहू बनकर रहे, लेकिन आप लोगों को इसको कोई परवाह नहीं, वरना इस साल भर से यहाँ नहीं रहने देते। सैफ की बात सुनकर मेरी माँ और मेरे बड़े भैया मेरी ओर देखने लगे। मैंने सैफ से कहा, अगर तुम्हारे पीर बाबा की दवा कोई का असर नहीं मुझ पर नहीं हुआ तो फिर क्या मुझे अपने की बड़ी बहू बनाकर रखोगे या बच्चे के लिए तीसरी शादी कर लोगे?
सैफ ने कहा, पीर बाबा की दवा तुम पर ज़रूर असर करेगी। रूबी, तुम एक बार मेरे कहने पर उनके पास चलकर तो देखो। सैफ की बातों पर मेरे घर वालों को पूरा यकीन था, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि दुनिया में ऐसी कोई दवा बनी नहीं है जिसे खाकर कोई औरत प्रेग्नेंट हो सके। सैफ की माँ मेरे सामने बैठी थी, मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही थी और मैं चुपचाप बैठी सोच रही थी मेरी और सैफ की शादी के 3 साल बाद तक जब हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ था, तब सैफ की माँ कई दरगाहों के मन्नतें मांगने जाने लगी। सैफ ने अपनी माँ की तरह से इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मैं जानती थी कि दुआओं से बच्चा नहीं हुआ करते। 1 साल तक बाबाओं के पास भटकने के बाद भी जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने सैफ को किसी हॉस्पिटल में दिखाने की सलाह दी और मेरी सलाह मानकर उसने इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसका डॉक्टर के इलाज से भरोसा उठ गया और अपनी माँ के कहने पर उसने जिन्नत से दूसरी शादी कर ली। लेकिन 1 साल शादी किसके होने के बाद भी जिन्नत से कोई बच्चा नहीं हुआ। तब सैफ और उसकी माँ और मेरी याद आई। तभी मेरे कानों में सैफ की माँ गुड़िया बनो की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, रूबी बेटा, तुम मेरे कहने पर एक बार सैफ की बात मान लो और घर चलो। घर वालों की वजह से मुझे सैफ की बात माननी पड़ी और मैं सैफ के साथ अपनी ससुराल आ गई। सैफ के मामा शौकत मियाँ बरेली में रहते थे। उनकी वजह से सैफ और उसकी माँ बरेली वाले पीर बाबा तक पहुँचते। वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ होती थी, इसीलिए किसी मरीज को वहाँ ले जाने से पहले अर्जी लगानी पड़ती थी। मेरे ससुराल पहुँचने से ही मेरी सास गुड़िया बानो की अपने भाई शौकत मियाँ से बात की और पीर बाबा के यहाँ अर्जी लगवा दी। अर्जी लगाने के कुछ दिन बाद ही मरीज का नंबर आता था। ससुराल आए हुए 1 सप्ताह गुजर चुके थे। इस बीच मेरी सौतन जिन्नत मुझे बेहद मायूस नजर आई। एक औरत होने के नाते मैं उसका डर बखूबी समझ रही थी। शायद उसे यह डर था कि अगर पीर बाबा की दवा मुझ पर गर्भ ठहर गया तो उसका क्या होगा। सैफ के बड़े से घर में मैं और मेरी सौतन जिन्नत के अलावा सैफ के माँ बाप रहते थे। सैफ पूरे दिन अपने बिजनेस पर रहता और रात को घर लौटता। सप्ताह में 2 रात वो जिन्नत के कमरे में सोता और 5 रात वो मेरे कमरे में बिताता था। सैफ के माँ घर पर बाहर वाले कमरे में रहते और घर के अंदर वाले अलग अलग कमरों में हम दोनों सौतने रहती थी। घर के किचन एक ही था, इसीलिए सुबह और शाम वो जिन्नत किचन में के साथ ही खाना पकाते। इस बीच जिन्नत से मैं खूब बातें करती। अपने अच्छे बर्ताव से जिन्नत का भरोसा जीतने में मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी। जिन्नत के अंदर मेरे लिए जो भी गलतफहमियाँ थी वह सब दूर हो चुकी थी। जिन्नत अब खोलकर मुझसे अपनी हर बात बताती और मैं मुझसे कुछ ना कुछ छुपाती। जिन्नत से ही मुझे मालूम चला कि मेरी तरह वो भी बेहद गरीब परिवार से है। लड़की थी। उसके मायके में उसके सौतेली माँ और उसके सौतेले 3 बड़े भाई थे। वे लोग जिन्नत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इस सौतेली माँ ने उन्हें जिन्नत की शादीशुदा सैफ से शादी करा दी। जिन्नत सैफ की बीवी थी, इसमें जिन्नत की कोई गलती नहीं थी। जिन्नत के मुंह से उसकी कहानी जानकर मेरा उसके साथ हमदर्दी का रिश्ता और मजबूत हो गया। 2 शादियों के बाद भी बच्चा होने की वजह से सैफ के जानने वाले सैफ को नामर्द समझने लगे थे, लेकिन बीवी होने के नाते मैं जानती थी कि वो नामर्द नहीं था। एक औरत की जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने में काबिल तो था, लेकिन उस अंदरूनी कोई ऐसी दिक्कत थी जिसकी वजह से वो अपनी बीवियों को बच्चा नहीं दे पा रहा था। सैफ अपने दौलतमंद बाप की इकलौती संतान था। उसके माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी को संभालने वाले वारिस की सख्त ज़रूरत थी। औलाद की चाहत में उन्होंने सैफ की 2 शादियाँ कर दी, लेकिन अब तक उन्हें वारिस नहीं मिल पाया था। मुझे अपने ससुराल आए अभी 15 दिन हुए थे कि एक दिन सैफ ने मुझसे कहा, रूबी, जिस दिन का तुम यहाँ
यहाँ आई, मैंने सख्त मामा के कहकर उसी दिन पीर बाबा के यहाँ तुम्हारी अर्जी लगा दी थी। आज मामा का फ़ोन आया था, कल हमें पीर बाबा के यहाँ चलना है, सुबह ही तैयार हो जाना। बरेली यहाँ से दूर है, हम लोगों को 2 दिन बाद ही वहाँ से दवा लेकर और लौट पाएंगे। अगले दिन मैं सैफ और उसकी मम्मी के साथ बरेली के लिए निकल पड़ी। रात 11 बजे हम लोग बरेली पहुँचे और सैफ के मामा शौकत मियाँ के यहाँ रात गुजारी। अगले सुबह उठकर हम पीर नियाज़ुद्दीन बाबा के दरगाह पर पहुँचे। शाम एक अंधेड़ आदमी मेरे पास आया। उसने मेरे हाथ में एक पुड़िया थमा दी और बोला, इस पुड़िये में जो दवा है उसे रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। तुम प्रेग्नेंट हो जाना तो यह दवा बंद कर देना। दवा मिलते ही सैफ और उसकी मम्मी बेहद खुश हो गए और हम लोग घर लौट आए। शाम की चाय देने मैं अपनी सास के कमरे में गई और वापस आने कमरे में लौटी तो मेरे कमरे में मेरी सौतन जिन्नत बैठी हुई थी। मैंने पूछा, जिन्नत क्या बात है, तुम थोड़ी परेशान सी लग रही हो। जिन्नत ने कहा, बाजी तुम्हारे पीर बाबा की दवा मिल गई। मैंने कहा, हाँ, मगर तुम इतनी उदास क्यों हो। जिन्नत ने गहरी सांस ली और बोली, अगर पीर बाबा की दवा से तुम प्रेग्नेंट हो गई तो क्या सैफ मुझे तलाक दे देगा। जिन्नत ने मुँह से यह बात सुनकर मुझे उस पर बहुत दया आई। मैं जिन्नत के पास बैठ गई और बोली, जिन्नत, मैं तुम्हें अपनी सौतन नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन मानती हूँ। यकीन करो कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और नहीं जाने दूँगी। जिन्नत की मायूसी होकर कहा, बाजी अगर वो मुझे तलाक दे देगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जिन्नत की इस बात से मेरा कलेजा फट गया। मैंने उसकी 2 हाथों से अपना हाथ में लिया और बोली, अगर वो तुम्हें छोड़ देगा तो तुम कहाँ जाओगी। मैं जानती हूँ कि मायके में तुम्हारा सगा कोई नहीं है। तुम्हारे 3 सौतेले भाई और तुम्हारी सौतेली माँ है, तो किसी कीमत पर तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। इसीलिए ऐसा भी कभी सोचना मत। यह घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। समझो 2 सप्ताह के अंदर ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ तो सैफ और उसके माँ बाप खुशी से पागल हो गए। उन्हें उनका वारिस मिल चुका था और सैफ पर लगा नामर्द का कलंक भी अब मिट चुका था। इसी खुशी में सैफ ने अपने रिश्तेदारों की दावत रख दी, लेकिन मैं जिन्नत को देखकर परेशान हो रही थी। मेरे प्रेग्नेंट होने से सबसे ज़्यादा नुकसान तो जिन्नत को ही था। मैं अपने कमरे में थी और सैफ मेरे पास आया और बोला, तुमने आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सुनाई है, इसीलिए आज मैं सप्ताह के 7 रातों में तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। रूबी, इतना कहकर सैफ ने कहा मेरे कमरे में माथे को चूम लिया और बाहर चला गया। उसके जाते ही मेरे पास गुड़िया बानो मेरे कमरे में आई और उन्होंने भी मुझे गले लगा लिया और बोली, रूबी, आज से तुम मेरे घर का कोई काम नहीं करोगी, तुम सिर्फ आराम करो। मैं अपने बेड पर लेटी हुई जिन्नत मेरे बारे में सोच रही थी। मैं अपनी खुशी के लिए जिन्नत की ज़िंदगी को मुसीबत में डाल दिया था। अब वो बेचारी इस घर में एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। जिन्नत के मायके में उसके अपने लोग होते तो वहाँ जाकर अपना गम हल्का कर सकती थी, लेकिन उसके अभागे के पास तो उसका अपना मायका भी नहीं था। अगले दिन घर के दावत भी ढेरों मेहमान आए हुए थे। सबके लिए खास मैं थी, क्योंकि मैं सैफ के घर को उसका वारिस देने वाली थी। इस बीच जिन्नत किसी नौकरानी की तरह पूरे दिन मेहमानों की खातिरदारी में लगी रही, लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं था। 15 दिन बीत चुके थे। इस बीच सैफ के एक रात के लिए भी जिन्नत के पास नहीं गया था। इस बात को लेकर मैं जिन्नत की नज़रों में मिला भी नहीं पा रही थी। शाम को मैं किचन में गई तो जिन्नत मुझे वहीं मिल गई। मैंने उनसे कहा, आज रात सैफ तुम्हारे पास ही सोएगा। रात को सैफ आया तो मैंने उनसे कहा, सैफ, आज की रात तुम जिन्नत के पास चले जाना। वो बोला, तुम्हें इस हालत में छोड़कर उसके पास नहीं जाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही सैफ मेरे कमरे से बाहर निकला, उसे जिन्नत ने रोक लिया और गुस्से से बोली, तुम्हारे पास मेरे लिए ज़रा भी वक्त नहीं है तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते।
जीनत को सैफ की इस तरह बातें करते हुए सुनकर मैं बेहद हैरान हुई, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाकर जीनत को शांत करा सकूं। जीनत की बातों में सैफ भी गुस्से में आ चुका था और उसने जीनत को बोल दिया, तलाक तलाक तलाक। सैफ की माँ और अब्बू यह सब अपनी आंखों से देख चुके थे, लेकिन वो भी कुछ ना कर सके और अपनी आंखों के सामने ही जीनत अपना छोटा सा बैग लिए सैफ के घर से निकल गई। जीनत के जाने के बाद मुझे वो बेहद तरह से उन पर दया आई। मैं खुद को ही जीनत का गुनहगार समझने लगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जीनत के जाने के अगले दिन मैंने सैफ से कहा कि वो जीनत के घर पर फ़ोन करके पता करे। सैफ ने जीनत की मां को फ़ोन लगाया तो पता चला कि जीनत अपने मायके रामपुर पहुंची ही नहीं। यह बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि जीनत ने कहीं किसी ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी ना कर ली हो। इसीलिए मैं अगले कई दिनों तक जीनत को लेकर परेशान रही और खुद को कोसती रही। सैफ भी अपनी गलती को लेकर बेहद शर्मिंदा था, इसीलिए उसने भी जीनत को ढूंढने की खूब कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। मैं अब 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन जीनत को अब तक भूल नहीं पाई थी। आखिर जीनत कहाँ गई? यह सवाल मुझे रात को सोने नहीं देता था। एक दिन मैं सैफ के साथ अपने छोटे बेटे को लेकर गौतम नगर आकांक्षा हॉस्पिटल गई हुई थी। मेरे बेटे को निमोनिया की शिकायत हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने मुझे एडमिट कर लिया। मैंने बेटे के साथ में हॉस्पिटल में रुक गई और मैं सैफ घर चला गया। रात को मैं अपने बेटे के पास लेटी हुई थी। एक नर्स वार्ड में आई, जिसे देखते ही मैं उछल पड़ी। यह जीनत थी। मैं झट से उसे रोका और पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर बोली, जीनत तुम कैसी हो? मुझे इस तरह सामने देखकर जीनत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। थोड़ी देर तक वो मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाजी, तुम कैसी हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसे बताया कि मेरे छोटे बेटे को निमोनिया हो गया है, तो वो काफ़ी देर तक मेरे बेटे के पास ही रही। उसने बताया कि वो इसी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है। आज उसकी नाइट ड्यूटी है। रात के 2:30 बज चुके थे। जीनत के मेरे वार्ड के मैं मेरे पास थी और इसी वक्त यहाँ के हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैंने जीनत से पूछा, तुम इतने दिनों तक यहाँ गायब थी? जीनत ने कहा, बाजी मैं सैफ से शादी से पहले मेरी छोटी भाभी बड़ा भाई रेहान मेरे घर आया था। वो पहले से शादीशुदा था। उसके 2 बेटियां थी। वो गिरिपुर का रहने वाला था और हॉस्पिटल में जॉब करता था। जब भी वो गिरिपुर से रामपुर मेरे घर आता, एक दिन रुककर ही जाता और वो मुझे पसंद करने लगा। मैं भी उसे चाहने लगी। वो जब भी रामपुर आता, मैं उसकी रात को सबके सो जाने के बाद रेहान मेरे कमरे में आता और सुबह सबके उठने से पहले वो मेरे कमरे से निकल जाता। एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। यह बात मैंने रेहान को बताई और वो उसी दिन रामपुर छोड़कर अपने गांव भाग गया। उसने यह बात अपनी बहन को बता दी। मेरी भाभी और मेरी सौतेली माँ काफ़ी दिनों तक मुझे दवाइयाँ खिलाई ताकि मेरा पेट में बच्चा मर जाए। जब उनका यह उपाय कारगर साबित नहीं हुआ तो मुझे लेकर एक नर्सिंग होम में गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। नर्सिंग होम वालों ने ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपये की डिमांड कर दी। मेरी सौतेली माँ ने इतनी औकात नहीं थी कि वो मेरे ऊपर 2 लाख रुपये खर्च कर सके, इसीलिए उन्होंने मुझे घर में ही नज़रबंद कर दिया और वक्त आने पर मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। वो बेटा मेरी भाभी अपने भाई रेहान को दे दिया। उसकी 2 बेटियां थीं, उसका कोई बेटा नहीं था, इसीलिए वो अपने बेटों को खुशी खुशी मुझसे छीन कर ले गया और मैं कुछ ना कर पाई। कुछ महीनों बाद में ही घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी सैफ से करा दी और मैं तभी कुछ ना कर पाई। इतना कहकर जीनत रोने लगी और मैंने उसके आंसू पोंछे और बोली, जीनत जो हुआ उससे भूल जाओ। रामपुर तुम्हारा अपना कोई नहीं था, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती थी। फिर तुमने मुझसे यह सब क्यों छुपाया?
मेरे मुंह से यह सुनकर जीनत ने मेरे कंधे पर सिर रखा और फिर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मेरे कंधे से सिर उठाया और बोली, तुम्हें सगी बहन मानती हूँ, तभी तो यह सब तुमसे कह रही हूँ। सैफ ने मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे रेहान ने कॉल किया। उसने बताया कि उसकी बीवी तीसरा बच्चा पैदा करते वक्त हॉस्पिटल में मर गई। अब उसे मेरी ज़रूरत महसूस होने लगी थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था। उसे मेरी ज़रूरत हो ना हो, लेकिन उसके यहाँ जो बेटा था उसे मेरी ज़रूरत थी। इसीलिए मैं रेहान के पास जाना चाहती थी। रेहान से मेरी फ़ोन पर बातें होने लगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रेहान के पास चली जाऊंगी। मैं मौके की तलाश में लग गई। मैं चाहती तो सैफ को छोड़कर रेहान के पास भाग चली जाती, लेकिन मैंने ऐसा करने से सैफ को बहुत बदनामी होती। लोग तो पहले से उसके बारे में ना जाने क्या क्या बातें करते थे। मेरे भाग जाने से लोगों की अफवाहें सच हो जाती। मैं सैफ से प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ, इसके लिए मैंने सैफ से छुपाकर गर्भ निरोधक गोलियां लेनी शुरू कर दी। जब सैफ से मेरी शादी के 1 साल बीत गए और इस दौरान ही मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो सैफ को यकीन हो गया कि कमी उसी के अंदर है। एक दिन सैफ ने मुझे पीर बाबा के पास चलने को कहा। मैं तो बेहद घबरा गई। मैंने सैफ से कहा कि पीर बाबा की दवा पहली बीवी पर ज़्यादा असरदार साबित होगी। वो बोला कि वो तो मेरी पहली बीवी रूबी को छोड़ चुका हूँ। तब मैंने उसे फिर मना कर घर लाने पर जोर दिया और वो मेरी बात मानकर तुम्हें मना लिया। रेहान ने मुझे बताया कि कमी सैफ में नहीं बल्कि रूबी में है। तुम्हारे बच्चेदानी में रास्ते में चर्बी थी, जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। जिसके आकांक्षा हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर अफीफ जैन की तुम्हारी रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने जो दवाई लिखी थी, वो दवा मैं कश्मी और सौंफ के खरीद लाई। उन दवाइयों को पीर बाबा की दवा से बदल दिया। मेरा यह मिशन कामयाब हो गया और तुम प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बाद सैफ मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगा। मैं मौके की तलाश में थी। एक दिन मुझे मौका मिला। मैंने सैफ को गुस्सा दिलाया। उसने मुझे गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दिया। मैं उसी दिन रेहान के पास गिरिपुर चली आई। 2 महीने तक रेहान के घर में छुप छुप कर रही, ताकि मुझे कोई ढूंढ ना पाए। फिर मेरे कहने पर रेहान ने गिरिपुर का अपना प्लॉट बेच दिया और हम लोग यहाँ गौतम नगर आ गए। यहीं हमने निकाह कर लिया। मैंने अपनी निगाह की खबर सबने मायके वालों को भी नहीं लगने दी। रेहान के पहले से ही आकांक्षा हॉस्पिटल में डॉक्टर अफीफ जैन की असिस्टेंट था। मुझे निकाह के बाद रेहान ने मुझे भी इस हॉस्पिटल में नर्स की जॉब दिलवा दी और मैं तब से यहाँ काम कर रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा इस वक्त 7 साल हो चुका है। रेहान से निकाह के बाद मुझे एक बेटा और हुआ जो इस वक्त 5 साल का है। रेहान की पहली बीवी की 2 बेटियां भी है, बड़ी हो चुकी है। उन दोनों बेटियों को मैं अपने बेटों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। परिवार बड़ा है, इसलिए हम दोनों इस हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। मैं जीनत की बातों को बड़े गौर से सुनती रही और उसके चेहरे के गौर से देखती रही। क्या यही वो जीनत है जिसे मैं बेवकूफ़ समझती थी? मैं तो अपने बच्चे को पीर बाबा की दवा का नतीजा मानती थी, लेकिन जीनत ने मेरे इस अंधविश्वास को ख़त्म कर दिया था। अगर सैफ और उसकी माँ अंधविश्वासों पर भरोसा ना करते और शुरुआत में ही सैफ किसी अच्छे डॉक्टर से मेरी और अपनी ट्रीटमेंट करवाता, तो मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हो जाती और यह सब ना हुआ होता। कहानी से सीख, हर मर्ज की दवा मेडिकल साइंस के पास मौजूद है, इसीलिए हमें अंधविश्वासों पर यकीन करने की आदत को बदलना होगा। बाबाओं के पास अगर चमत्कार की ताकत होती तो हमारे समाज में इतनी समस्याएं ना होती। हमें यह तो बात समझनी होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।